एक 10 साल की बच्ची मंच पर चढ़ी, मशहूर होने के लिए नहीं, बल्कि अस्पताल में भर्ती अपनी गंभीर रूप से बीमार मां को बचाने के लिए। उसके पास पैसे नहीं थे, कोई सहारा नहीं था, यहां तक कि पंजीकरण के समय से ही उसे नीची नजर से देखा जा रहा था। लेकिन उस रात जब उसने अपनी आवाज में गाना शुरू किया तो पूरा हॉल सन्न रह गया। और फिर एक जज अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि उसे अभी-अभी एक ऐसा सच पता चला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके सामने गा रही वो बच्ची कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी थी, जिसे उसने कई साल पहले छोड़ दिया था। ये कहानी सिर्फ एक प्रतियोगिता के बारे में नहीं है, बल्कि उस पल के बारे में है जब अतीत मंच की रोशनी के बीच लौट आता है। मुंबई की उमस भरी शाम थी। चिपचिपी गर्मी त्वचा पर एक अदृश्य गोंद की परत की तरह चिपक रही थी। मुंबई के एक उपनगर की एक तंग गली में चौल के कमरे एक दूसरे से सटे हुए थे, जिनकी टिन की छतें भट्टी की तरह तप रही थीं। मोटरसाइकिलों का शोर, वड़ा पाव बेचने वालों की आवाज, बच्चों के रोने की आवाजें मिलकर एक ऐसी जानी पहचानी ध्वनि बना रही थीं, जो भीड़ भाड़ वाले जीवन की खासियत थी, लेकिन कभी भी सचमुच शांत नहीं होती थी। सिर्फ 10 वर्ग मीटर के एक किराए के कमरे में आन्या एक पुरानी लकड़ी की मेज के सामने बैठी थी। उसके सामने एक कागज का टुकड़ा था, जिसे कई बार मोड़ा गया था। बार बार पकड़े जाने से उसके किनारे घिस गए थे। उसने उसे एक बार फिर खोला। कागज के दाहिने कोने पर लिखी संख्या वही थी, ठंडी और अपरिवर्तित, 10 लाख रुपए। आन्या ने सूखी लार निगली। भले ही उसने इस संख्या को अनगिनत बार देखा था, हर बार उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे एक अथाह गड्ढे में धकेल दिया हो। आन्या, तुम क्या कर रही हो? पीछे से मां की आवाज आई, कमजोर लेकिन फिर भी सामान्य रहने की कोशिश करती हुई। आन्या चौंक गई। उसने जल्दी से कागज को मोड़ा और उसे अपनी कॉपी के नीचे छिपा दिया। कुछ नहीं मां, मैं बस अपना होमवर्क कर रही हूं। सुनीता दीवार के सहारे लगे बिस्तर से उठी। उसने एक पतला सा शॉल ओढ़ रखा था। उसका चेहरा साफ तौर पर दुबला हो गया था। छिपाने की कोशिश के बावजूद उसके धीमे कदमों में थकान साफ झलक रही थी। होमवर्क करो, लेकिन ज्यादा देर तक मत जागना, उसने कहा, अपनी बेटी के बगल में कुर्सी खींचकर बैठते हुए। कल स्कूल भी जाना है। आन्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अपनी मां के हाथों से नहीं हटी। पतली उंगलियों पर नसें साफ दिख रही थीं। उसने मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मां, आज डॉक्टर ने क्या कहा? आन्या ने पूछा, अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए। उसकी मां एक पल के लिए चुप रही और फिर हल्के से मुस्कुराई। कुछ गंभीर नहीं है, बस जल्दी इलाज कराने की जरूरत है। कब तक करवाना होगा? आन्या ने आगे पूछा। उसकी मां ने दरवाजे के बाहर देखा, जहां शाम की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। लगभग 20 दिन में। 20 दिन। ये संख्या हवा में एक चाकू की तरह चुभ गई। आन्या को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मां, अगर नहीं करवाया तो क्या होगा? उसकी मां ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो आन्या की ओर मुड़ी। उसकी आंखें कोमल लेकिन गहरी थीं। तो मुश्किल होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मां कुछ न कुछ कर लेगी। आन्या ने सिर झुका लिया। वो जानती थी कि इस वाक्य का क्या मतलब है। ये नहीं कि वो कुछ कर लेगी, बल्कि ये कि उसे नहीं पता कि वो क्या करेगी। कमरा फिर से खामोशी में डूब गया। बस छत पर पंखे के खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी। आन्या उठी। मैं बस बाहर जा रही हूं। कहाँ जा रही हो? मां ने पूछा। मैं कुछ सामान खरीदकर तुरंत वापस आती हूं। उसकी मां ने सिर हिला दिया और कुछ नहीं पूछा। आन्या किराए के कमरे से बाहर निकली, दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। बाहर की हवा गर्म और घुटन भरी थी, लेकिन फिर भी उसे कमरे से ज्यादा सांस लेने में आसानी महसूस हुई। वो गली में चलती रही। उसका दिमाग खाली था। 20 दिन, 10 लाख। ये दो संख्याएं उसके दिमाग में एक अनसुलझी पहेली की तरह घूम रही थीं। वो एक छोटी सी किराने की दुकान के सामने रुकी। सामने बिजली के खंभे पर कई पुराने कागजों के ऊपर एक रंगीन पोस्टर चिपका हुआ था। आन्या का देखने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर उसकी नजरें अनायास ही रुक गईं। शहर की युवा आवाज, नई प्रतिभाओं के लिए एक अवसर, पुरस्कार 2.5 लाख रुपए, एक छात्रवृत्ति और एक संगीत अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अवसर। आन्या करीब गई।
उसने धीरे धीरे हर पंक्ति पढ़ी। एक गायन प्रतियोगिता, पुरस्कार 2.5 लाख। 10 लाख नहीं। लेकिन आन्या बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रही। एक हल्की हवा के झोंके से पोस्टर हिलने लगा। बेटी, वहां क्या कर रही हो? किराने की दुकान की मालकिन ने आवाज दी। आन्या चौंक कर मुड़ी। जी, मैं ये देख रही थी। अच्छा, वो गायन प्रतियोगिता? वो हंसी। मोहल्ले के बच्चे भी इसके बारे में बात कर रहे थे। सुना है बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। क्या ये मुश्किल है आंटी? मुश्किल तो है ही। इसमें तो वही बच्चे आते हैं जो बचपन से संगीत सीखते हैं, जिनके पास सिखाने वाले टीचर होते हैं। लेकिन अगर तुम अच्छा गाती हो तो कोशिश करके देखो। आन्या चुप रही। क्या तुम गाना जानती हो? उन्होंने पूछा। आन्या ने धीरे से सिर हिलाया। मैं बस घर पर गाती हूं। तो कोशिश करके देखो, क्या पता जीत जाओ तो। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। दुकान की मालकिन ने कंधे उचकाए। जो आसान होता है वो तो सब कर लेते हैं। मुश्किल चीज ही कोशिश करने लायक होती है। ये साधारण सी बात आन्या को झकझोर गई। वो फिर से पोस्टर की ओर मुड़ी। 2.5 लाख काफी नहीं थे, लेकिन आन्या ने मन ही मन हिसाब लगाना शुरू कर दिया। अगर चंदे से कुछ और पैसे मिल जाए, अगर और मौके मिले, अगर... उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। धन्यवाद आंटी, आन्या ने कहा और मुड़ गई। वो अब पहले की तरह धीरे धीरे नहीं, बल्कि तेजी से चल रही थी। उसके दिमाग में संख्याएं अब डर नहीं, बल्कि एक लक्ष्य बन गई थीं। जब वो किराए के कमरे में लौटी तो आन्या दरवाजे के बाहर एक पल के लिए रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। उसकी माँ अभी भी वहीं बैठकर कपड़े तय कर रही थी। आ गई तुम? जी। आन्या अंदर आई, सामान नीचे रखा और अपनी माँ के सामने बैठ गई। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी माँ ने हाथ रोक लिया। क्या हुआ बेटा? आन्या ने सीधे अपनी माँ की आंखों में देखा। मैं एक गायन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। उसकी माँ ने पलकें झपकाईं। गायन? जी, शहर की प्रतियोगिता है, उसमें पुरस्कार भी है। उसकी माँ कुछ सेकंड चुप रहीं। तुम सच में प्रतियोगिता में जाना चाहती हो? जी। लेकिन आन्या, तुम अभी छोटी हो। तुम जानती हो कि ऐसी प्रतियोगिताएं आसान नहीं होती। मुझे पता है। लोग बचपन से सीखते हैं, अभ्यास करते हैं। मुझे पता है। आन्या ने हर वाक्य धीरे लेकिन दृढ़ता से कहा। उसकी माँ ने अपनी बेटी को ऐसे देखा जैसे वो उसकी आंखों के पीछे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। तो फिर भी तुम क्यों जाना चाहती हो? उसने पूछा। आन्या ने एक सांस ली। क्योंकि मैं कोशिश करना चाहती हूँ, बस इतना ही। आन्या चुप रही, फिर उसने सिर झुका लिया। नहीं। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, बस आन्या के सिर उठाने का इंतजार किया। माँ, मुझे पता है कि कितने पैसे चाहिए। कमरे में हवा जैसे जम गई। उसकी माँ ने उसे देखा। उसकी आंखों में भाव बदल गए। तुम्हें पता चल गया? आन्या ने सिर हिलाया। मैंने वो कागज देखा था। उसकी माँ ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। आन्या, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेली चिंता करो, लेकिन मुझे करना होगा। मुझे करना है। आन्या ने बात काटी। अपनी जिंदगी में पहली बार। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं माँ को इतनी थकी हुई देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकती। उसकी माँ ने मुंह खोला, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। मुझे यकीन नहीं है कि मैं जीतूंगी, आन्या ने आगे कहा, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूं। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। कम से कम मैं कुछ तो करना चाहती हूं। कमरा शांत हो गया, बहुत देर तक। उसकी माँ ने अपना हाथ बढ़ाकर आन्या का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? उसने धीरे से पूछा। जी। जानती हूं, तुम असफल हो सकती हो। जी, हो सकती हो। शायद कुछ भी ना मिले। जी, और तुम बहुत दुखी होगी। आन्या ने सिर हिलाया। मुझे पता है। उसकी माँ ने अपनी बेटी को बहुत देर तक देखा। फिर वो मुस्कुराई, एक उदास लेकिन गर्म मुस्कान। तो फिर जाओ। आन्या चौंक गई। सच में माँ? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या माँ? तुम इसलिए जाओगी क्योंकि तुम गाना चाहती हो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। आन्या चुप रही, फिर उसने सिर हिलाया। जी। उसकी माँ ने उसका हाथ और धीरे से दबाया। और नतीजा चाहे जो भी हो, माँ को तुम पर गर्व होगा। आन्या ने सिर झुका लिया। उसके आंसू उसके हाथ पर गिरे, लेकिन इस बार डर के कारण नहीं, बल्कि किसी और वजह से। जब रात हुई, आन्या पतले गद्दे पर लेटी छत को देख रही थी। पंखा अभी भी धीरे धीरे घूम रहा था।
गली के बाहर गाड़ियों की आवाज अभी भी आ रही थी। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन आन्या के अंदर कुछ बदल गया था। वो अपनी सोती हुई माँ की ओर मुड़ी और फुसफुसाई, बहुत धीरे से, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बाहर पोस्टर अभी भी बिजली के खंबे पर चिपका हुआ था। चुपचाप इंतजार कर रहा था और आन्या को नहीं पता था कि वो प्रतियोगिता सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि वो जगह थी जहां वो उस इंसान से फिर से मिलने वाली थी जो बहुत पहले उसकी जिंदगी से जा चुका था। अगली सुबह आन्या सामान्य से जल्दी उठी, किसी टेस्ट या किसी विशेष अतिरिक्त कक्षा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके दिमाग में अभी भी पिछली रात मां की कही बात गूंज रही थी, तुम जाओ। सिर्फ 2 साधारण शब्द, लेकिन उन्होंने सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक बना दिया था। ये अब कोई क्षणिक विचार नहीं था, कोई अस्पष्ट विचार नहीं था, बल्कि एक निर्णय था। आन्या उठी, पतली चादर को रियबेस से मोड़ा और बाहर निकल गई। गली पिछली रात की बारिश के बाद भी नम थी। सुबह की हवा ठंडी और सुखद थी, लेकिन आन्या के दिल में एक अजीब सा भारीपन था। वो जानती थी कि वो एक दौड़ में शामिल हो गई है और घड़ी ने चलना शुरू कर दिया है। स्कूल में सब कुछ सामान्य था। घंटी बजी, छात्र कक्षाओं में भागे, शिक्षिका ने हाजिरी ली, लेकिन आन्या के लिए सब कुछ धीमा लग रहा था। गणित की कक्षा में उसने ब्लैकबोर्ड को देखा, लेकिन उसका दिमाग पिछली रात के पोस्टर के बारे में सोच रहा था। हिंदी की कक्षा में जब शिक्षिका सपनों के बारे में पढ़ा रही थी, आन्या ने अनजाने में अपनी कलम कस ली। उसका सपना क्या है, ये सवाल उसके दिमाग में बार बार आता रहा। ब्रेक के दौरान राहुल ने कुर्सी खींचकर उसके बगल में बैठ गया। क्या हुआ तुझे, सुबह से चुप है? आन्या ने अपने दोस्त को देखा, थोड़ी देर झिझकी और फिर कहा, मैं गाने की प्रतियोगिता में जा रही हूं। राहुल ने पलकें झपकाईं। गाने की प्रतियोगिता? कौन सी? शहर वाली? अरे, शहर की युवा आवाज वाली? हाँ। राहुल ने आन्या को कुछ सेकंड देखा और फिर हंस पड़ा। सच में? आन्या ने सिर हिलाया। हाँ। राहुल ने हंसना बंद कर दिया। तो तूने कुछ तैयारी की है? नहीं। किसी ने तुझे सिखाया है? नहीं। कुछ अभ्यास किया है? अभी नहीं। राहुल ने लंबी सांस ली। तू सच में बहुत हिम्मत वाली है। आन्या ने सिर झुकाकर हल्की सी मुस्कान दी। मुझे पता है। राहुल ने उसे कुछ देर देखा और फिर सिर हिलाया। चल, हिम्मत की है तो पूरी करना। तू गाती भी अच्छा है। सच में? हाँ। तूने क्लास में कई बार गाया है, बुरा नहीं है। आन्या चुप रही। एक साधारण सा प्रोत्साहन, लेकिन इससे उसका दिल गर्म हो गया। लेकिन राहुल ने आगे कहा, प्रतियोगिता में आने वाले बच्चे बचपन से संगीत सीखते हैं, तुझे ठीक से अभ्यास करना होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। कोई तेरी मदद कर रहा है? आन्या ने सिर हिलाया। अभी पता नहीं। राहुल ने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचा। एक काम कर, तू माया मैडम से पूछ। माया मैडम जो संगीत सिखाती हैं वो बहुत अच्छी हैं। आन्या ने सिर उठाया। हाँ, मैं कोशिश करती हूं। उस शाम स्कूल के बाद आन्या संगीत कक्ष के सामने कुछ देर खड़ी रही। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर से पियानो की हल्की धुन आ रही थी। आन्या ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। आन्या ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। माया मैडम पियानो के पास बैठी थीं। उन्होंने सिर उठाकर उसे देखा। अरे आन्या, कुछ काम था बेटा? आन्या कुछ सेकंड चुपचाप खड़ी रही और फिर बोली, जी मैडम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, बोलो। मैं एक गायन प्रतियोगिता में जाना चाहती हूँ। माया मैडम मुस्कुराईं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने पंजीकरण करा लिया? जी, मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? आन्या ने मुट्ठियां भींची। मैंने कभी संगीत नहीं सीखा, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। माया मैडम ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें एक टुकड़ा गाकर सुनाओ, मैं सुन सकती हूँ। आन्या ने सिर हिलाया। वो सीधी खड़ी हुई, एक गहरी सांस ली और गाना शुरू कर दिया। कोई संगीत नहीं, कोई माइक्रोफोन नहीं, बस एक छोटी सी कमरे में उसकी सादी आवाज गूंज रही थी। शुरू में उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिर हो गई। माया मैडम ने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रहीं। जब आन्या ने गाना खत्म किया तो कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। तुम बहुत सच्ची भावनाओं से गाती हो, उन्होंने कहा। आन्या ने सिर झुका लिया। लेकिन तुम्हारे पास तकनीक नहीं है, उन्होंने आगे कहा, और इससे तुम्हें मुश्किल होगी। मुझे पता है,
लेकिन ये असंभव नहीं है। आन्या ने सिर उठाया। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? माया मैडम हल्के से मुस्कुराईं। अगर तुम सच में गंभीर हो तो मैं मदद करूंगी। आन्या की आंखें चमक उठीं। जी, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, उन्होंने कहा। तुम्हें बहुत अभ्यास करना होगा, बहुत ज्यादा। जी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम जीतोगी। जी, तुम फिर भी कोशिश करना चाहती हो? आन्या ने बिना झिझक के सिर हिलाया। जी। माया मैडम ने उसे देखा और सिर हिलाया। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं। उसके बाद के दिनों में आन्या का शेड्यूल लगभग भर गया था। सुबह स्कूल, दोपहर में स्कूल के पास एक ढाबे में मदद, और शाम को माया मैडम के साथ संगीत कक्ष में अभ्यास। कभी-कभी वो रात के 10 बजे के करीब अपने किराए के कमरे में लौटती थी। कभी-कभी पढ़ाई खत्म करते ही मेज पर सो जाती थी। उसकी माँ ये सब देखती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप अपनी बेटी पर एक चादर डाल देती थी। एक शाम अभ्यास के बाद आन्या कुर्सी पर बैठकर हाँप रही थी। थक गई? माया मैडम ने पूछा। जी, थोड़ी। आराम करना चाहती हो? आन्या ने सिर हिलाया। जी नहीं। माया मैडम ने उसे देखा। तुम किस लिए इतनी मेहनत कर रही हो? आन्या थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, अपनी माँ के लिए। माया मैडम ने और कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिला दिया। तो फिर थोड़ी और कोशिश करो। स्कूल में चीजें बदलने लगी थीं। कुछ दोस्तों ने सुना कि आन्या प्रतियोगिता में जा रही है। सच में जा रही है? हाँ। अरे, तुझे लगता है तू जीत पाएगी? पता नहीं। तूने संगीत तो सीखा ही नहीं। हाँ, सपने देख रही है। आन्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुप रही। लेकिन उस रात जब वो कमरे में लौटी तो वो बिस्तर पर बैठकर तकिया ओम लिया। पहली बार उसे डर लगा। डर था कि वे सही कह रहे हैं। डर था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं। डर था कि 20 दिन बीत जाएंगे और कुछ नहीं बदलेगा। आंसू गिरे, ज्यादा नहीं, बस थोड़े से। फिर आन्या ने उन्हें पोंछ दिया। वो उठी और कमरे के कोने में गई। दीवार पर चिपकाए गए कागज को देखा। 10 लाख की संख्या अभी भी वहीं थी, अपरिवर्तित। आन्या ने एक गहरी सांस ली। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। 1 हफ्ता बीत गया, अब 13 दिन बचे थे। चंदा अभी भी नहीं आया था। पुरस्कार अभी भी दूर था। लेकिन आन्या अब 1 हफ्ते पहले वाली आन्या नहीं थी। उसकी आवाज ज्यादा स्थिर थी, उसकी आंखों में ज्यादा दृढ़ता थी और उसके कदमों में अब कोई झिझक नहीं थी। एक शाम जब आन्या अभ्यास कर रही थी, माया मैडम रुक गई। तुम्हें पता है, उन्होंने कहा, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि तुम सबसे अच्छा गाओ। आन्या ने उन्हें देखा, बल्कि ये है कि तुम लोगों को वो महसूस कराओ जो तुम कहना चाहती हो। मैं समझी। तो तुम क्या कहना चाहती हो? आन्या चुप रही और फिर बोली, मैं कहना चाहती हूं कि मैं हार नहीं मानूंगी। माया मैडम मुस्कुराईं। तो फिर वैसे ही गाओ। उस रात आन्या देर से घर लौटी। उसकी माँ अभी सोई नहीं थी। आ गई तुम? जी। कुछ खाया? जी, खा लिया। आन्या अपनी माँ के बगल में बैठ गई। माँ, मैं आपके लिए गाऊं? उसकी माँ मुस्कुराई। जरूर। आन्या ने गाना शुरू किया। न जोर से, न ही दिखावटी, बस एक साधारण सा गाना। लेकिन इस बार उसकी आवाज अलग थी, कांप नहीं रही थी, झिझक नहीं रही थी। उसकी माँ सुनती रही और धीरे से सिर हिलाया। तुमने बहुत सुधार किया है। आन्या मुस्कुराई। जी। उसकी माँ ने उसे देखा। उसकी आंखें कोमल हो गईं। तुम अब बड़ी हो रही हो। आन्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर अपनी माँ के कंधे पर टिका दिया। बाहर शहर अभी भी शोरगुल से भरा था, लेकिन छोटे से कमरे में सब कुछ अजीब तरह से शांत हो गया था। और आन्या को नहीं पता था कि ये बिना आराम वाले दिन न केवल उसकी आवाज बदल रहे थे, बल्कि उसे आगे आने वाली बहुत बड़ी चीजों का सामना करने के लिए भी तैयार कर रहे थे। शनिवार की सुबह आन्या सामान्य से जल्दी उठी। न मां को बुलाने की जरूरत पड़ी, न अलार्म की। जब आसमान अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था, तब उसकी आंखें खुल गईं। कमरा अभी भी गली से आने वाली पीली रोशनी में धुंधला था। सब कुछ इतना शांत था कि वो अपनी माँ की धीमी, नियमित सांसें सुन सकती थी। आज पंजीकरण का दिन था। एक छोटा कदम, लेकिन पहला वास्तविक कदम।
आन्या उठी, उसने रात को तैयार किए हुए कपड़े उठाए। कुछ खास नहीं, एक सफ़ेद टी-शर्ट जो थोड़ी फीकी पड़ गई थी और एक पुरानी जीन्स। उसने आईने के सामने अपने बालों को ठीक किया, उन्हें यथासंभव साफ सुथरे ढंग से बांधने की कोशिश की। सुंदर नहीं, लेकिन साफ। वो अपनी माँ की ओर मुड़ी। माँ, मैं पंजीकरण के लिए जा रही हूँ। उसकी माँ ने आंखें खोलीं और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, ध्यान से जाना। आन्या एक पल के लिए चुपचाप खड़ी रही और फिर बोली, माँ। मैं कोशिश करूंगी, उसकी मां मुस्कुराई। मुझे पता है। शहर का सांस्कृतिक केंद्र आन्या की कल्पना से ज्यादा भीड़ भरा था। गेट के बाहर से ही कई युवा खड़े इंतजार कर रहे थे। कोई फाइल पकड़े हुए था, कोई अपनी आवाज का अभ्यास कर रहा था। कुछ लोग तो अपने माता पिता के साथ आए थे, जिनके हाथों में वाद्य यंत्रों के बैट थे। आन्या कुछ सेकंड के लिए गेट के सामने रुक गई। अकेलेपन का एहसास बहुत जल्दी आ गया। उसने चारों ओर देखा। साफ सुथरे कपड़े, साफ जूते, करीने से बने बाल। उनकी तुलना में आन्या को लगा जैसे वो गलत जगह आ गई हो। अंदर चलो, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गई। अंदर हॉल में एक लंबी मेज रखी थी, जिस पर लैपटॉप, कागजात और एक नाम प्लेट थी। आयोजक भावना। लगभग 30 साल की एक महिला मेज के पीछे बैठी थी। उसके बाल हल्के से घुंघराले थे। उसके नाखूनों की अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। जिस तरह से वो लोगों को देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो हर एक का मूल्यांकन कर रही हो। आन्या पास गई। जी, मुझे पंजीकरण कराना है। भावना ने सिर उठाया। उसकी नजरें आन्या के सिर से पैर तक घूमी। सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन ये आन्या को महसूस कराने के लिए काफी था। फाइल लाई हो? उसने पूछा। उसकी आवाज सपाट थी। जी, लाई हूं। आन्या ने कागजों का बंडल आगे बढ़ाया। भावना ने उसे लेकर देखा। कभी संगीत नहीं सीखा? जी नहीं। कोई सिखाने वाला नहीं है? जी, मैं स्कूल में अपनी टीचर के साथ अभ्यास कर रही हूं। भावना ने धीरे से सिर हिलाया। न तारीफ, न आलोचना, बस एक उदासीनता। उसने फाइल में इस पर रख दी। तुम्हें पता है कि ये प्रतियोगिता उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से आधार है ना? जी। मुझे पता है। तो तुम फिर भी पंजीकरण कराना चाहती हो? जी, आन्या ने बिना झिझक के जवाब दिया। भावना ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाईं और अपनी कॉफी का कप उठा लिया। पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये है। जी। आन्या ने जल्दी से अपना बैग खोला और नोटों का एक बंडल निकाला। नए नहीं, सीधे नहीं, बल्कि मुड़े हुए नोट। कुछ तो थोड़े से मुड़े तुड़े भी थे। उसने उन्हें मेज पर रखा, ध्यान से गिना। 1, 2, 3। ठीक उसी समय एक हल्की सी खट की आवाज हुई। कॉफी का कप झुका और एक भूरी धार मेज पर तेजी से फैली और सीधे आन्या की फाइल पर गिर गई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आन्या सन्न खड़ी रह गई। भावना ने कप नीचे रखा, फैलते हुए कॉफी के दाग को देखा। ओह, माफ करना, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी। मेरा हाथ फिसल गया। आन्या ने अपनी फाइल को देखा। स्याही फैलने लगी थी, कागज सिकुड़ने लगा था। जो शब्द उसने पिछली रात लिखे थे, वे गायब हो रहे थे। क्या मैं इसे दोबारा बना सकती हूँ? आन्या ने धीरे से पूछा। भावना ने हल्की सांस ली। तुम्हें बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। जी, मैं इसे दोबारा लिख दूंगी। सिर्फ लिखने की बात नहीं है, उसने कहा, बल्कि तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। पास खड़े कुछ लोग देखने लगे। आन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने बस फाइल को देखा और उसे उठा लिया। गीला कागज नरम होकर उसके हाथ से चिपक गया। लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। क्या आप मुझे दूसरा फॉर्म दे सकती हैं? आन्या ने पूछा। भावना ने उसे 1-2 सेकंड देखा। पक्का? उसने पूछा। जी। उसने एक नया कागज निकाला और उसे मेज के सूखे हिस्से पर रख दिया। इस बार इसे गीला मत करना। आन्या ने सिर हिलाया। जी। उसने कलम ली, धीरे धीरे एक एक शब्द लिखना शुरू किया, बिना जल्दबाजी के। आसपास अभी भी लोग देख रहे थे, लेकिन आन्या ने सिर नहीं उठाया, कोई परवाह नहीं की, बस हर अक्षर पर ध्यान केंद्रित किया। नाम, जन्मतिथि, पता, सब कुछ ऐसे जैसे ये एकमात्र मौका हो। क्या तुमने लिख लिया? पीछे से एक पुरुष की आवाज आई। आन्या ने सिर उठाया। एक आदमी कुछ कदम दूर खड़ा था, गहरे रंग की शर्ट पहने। चेहरा जाना पहचाना था, हालांकि आन्या को यकीन नहीं था कि वो उससे कभी मिली है। भावना तुरंत सीधी हो गई। रोहन सर, आप आ गए?
उस आदमी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने आन्या को देखा, सरसरी तौर पर नहीं, बल्कि ध्यान से, बहुत ध्यान से, जैसे कुछ खोज रहा हो। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, भावना ने जल्दी से कहा। बस एक फाइल प्रोसेस कर रही थी। इन्होंने मेरी फाइल पर कॉफी गिरा दी, आन्या ने कहा, न जोर से, ना ही शिकायत करते हुए, बस सच बताते हुए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। उस आदमी ने मेज को देखा, कॉफी के दाग को देखा, फिर भावना को देखा। उसे नया फॉर्म दिया? जी। तो उसे पंजीकरण करने दो। बस ये सुनिश्चित करो कि वो योग्य है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन दृढ़ थी। भावना चुप रही और फिर बैठ गई। ठीक है। आन्या ने लिखना खत्म किया। उसने कागज आगे बढ़ाया और पैसे रख दिए। जी, 1000 रुपये। भावना ने जल्दी से गिना। पूरे हैं। उसने फाइल पर मोहर लगा दी। ठप की आवाज एक मील के पत्थर की तरह गूंजी। पहला दौर अगले शुक्रवार को होगा। उसने आन्या को देखे बिना कहा, 30 मिनट पहले आ जाना। जी। आन्या ने सिर हिलाया, कागज लिया और मुड़ गई। 1 मिनट रुको, उस आदमी की आवाज आई। आन्या रुकी, मुड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। जी, आन्या। उसने सिर हिलाया। उसकी नजरें अभी भी उस पर थीं। तुम अभी क्या गा रही थी? आन्या ने पलकें झपकाईं। जी। जब तुम दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उसने कहा, तुम एक टुकड़ा गा रही थी। आन्या ने याद किया। जी, मैं बस यूं ही गा रही थी। तुमने वो गाना कहाँ से सीखा? जी, मैंने इंटरनेट पर सुना था। वो आदमी चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ आया और गया। फिर उसने कहा, क्या तुम थोड़ा सा फिर से गा सकती हो? आन्या झिझकी, लेकिन फिर सिर हिला दिया। उसने एक गहरी सांस ली और गाया, बस कुछ पंक्तियां, हल्की लेकिन स्पष्ट। हॉल शांत हो गया। वो आदमी चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। जब आन्या ने गाना खत्म किया, तब भी वो कुछ नहीं बोला, बस उसे ऐसे देखता रहा जैसे कुछ बहुत दूर की बात याद कर रहा हो। धन्यवाद, उसने अंत में कहा। जी। आन्या ने सिर झुकाया और मुड़ गई। जब वो केंद्र से बाहर निकली तो धूप अभी भी तेज नहीं थी। आन्या रुक गई और अपने हाथ में कागज को देखा। लाल मोहर साफ थी। उसने पंजीकरण करा लिया था। पहला कदम पूरा हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में खुशी नहीं, बल्कि उस आदमी की छवि थी। वो नजर किसी अजनबी की तरह नहीं थी, किसी जज की तरह नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह थी जो उसे बहुत लंबे समय से जानता हो। आन्या ने सिर हिलाया। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, उसने खुद से कहा और चल पड़ी। केंद्र के अंदर वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। आप उस बच्ची को जानते हैं? भावना ने पूछा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे की ओर देखा, जहां से आन्या अभी अभी गई थी। नहीं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था, बस एक जानी पहचानी सी भावना थी। भावना ने कंधे उचकाए। एक जैसे दिखने वाले बहुत लोग होते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। एक धुंधली सी याद अभी अभी गुजरी थी। एक आवाज, एक नजर, कुछ ऐसा जिसे वो नाम नहीं दे पा रहा था। आन्या को नहीं पता था कि आज का दिन सिर्फ एक प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण का दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसे अतीत का दिन था जो भुला दिया गया था और अब वापस लौटने लगा था। उस शाम किराए का कमरा सामान्य से ज्यादा शांत था। आन्या मेज के कोने में बैठी थी। उसके सामने लाल मोहर वाला पंजीकरण फॉर्म था। पीली रोशनी कागज पर पड़ रही थी, जिससे स्याही का निशान और भी गहरा लग रहा था, जैसे ये एक याद दिला रहा हो कि सब कुछ सच में शुरू हो गया है। उसने धीरे से कागज को छुआ। एक अजीब सी सनसनी उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ना तो खुशी, ना ही चिंता, बल्कि कुछ ऐसा जिसका वो नाम नहीं ले पा रही थी। माँ, आन्या ने आवाज दी। उसकी माँ बिस्तर पर कपड़े तय कर रही थी। वो रुक गई। मेरा पंजीकरण हो गया, उसकी माँ ने सिर हिलाया। ये तो अच्छी बात है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई सवालों की झड़ी नहीं, बस एक शांत जवाब जिसने आन्या को थोड़ा अजीब महसूस कराया। आप और कुछ नहीं पूछेंगी? आन्या ने पूछा। क्या पूछूं? उसकी माँ मुस्कुराई। जैसे कि क्या ये मुश्किल था? क्या वहां भीड़ थी? भीड़ थी? माँ ने पूछा। जी। मुश्किल था? आन्या थोड़ी देर चुप रही। जी, शायद था। उसकी माँ ने सिर हिलाया। तो इतना काफी है। आन्या ने अपनी माँ को देखा। काफी मतलब? तुम्हें पता है कि ये मुश्किल है और फिर भी तुम जा रही हो। बस इतना ही काफी है। आन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल का बोझ थोड़ा कम हो गया।
दोनों माँ बेटी ने चुपचाप खाना खाया। ये कोई भारी खामोशी नहीं थी, बल्कि उन लोगों की परिचित खामोशी थी जो एक दूसरे के साथ इतने लंबे समय से रह रहे हैं कि उन्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज आन्या को कुछ अलग महसूस हुआ, एक खालीपन। एक अनकहा सवाल। उसने अपनी चम्मच नीचे रखी। माँ, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूं? उसकी माँ ने सिर उठाया। पूछो। आन्या झिझकी और फिर बोली, मेरे पापा कैसे इंसान थे? उसकी माँ के हाथ में चम्मच रुक गई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। लेकिन आन्या ने साफ देखा कि कमरे का माहौल बदल गया है, अब पहले जैसा हल्का नहीं रहा। उसकी माँ ने चम्मच नीचे रखी। तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? अचानक नहीं, आन्या ने धीरे से कहा। मैंने कभी ठीक से नहीं पूछा, आपने पहले भी बताया है। लेकिन आपने सिर्फ ये कहा कि वो संगीतकार थे। हाँ। और फिर? उसकी माँ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मेज की ओर देखा। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वे थकान की रेखाएं और भी साफ दिख रही थीं, जिन्हें वो दिन में छिपाने की कोशिश करती थी। वो एक गायक थे, उसकी माँ ने धीरे धीरे कहा। और उसके बाद वो चले गए। क्यों? उसकी माँ ने सांस छोड़ी। क्योंकि उन्होंने ऐसा चुना। आन्या ने मुट्ठियां भींची। क्या उन्हें पता था कि आप मां बनने वाली हैं? उसकी मां चुप रही और फिर सिर हिलाया। पता था। और फिर भी चले गए? हां। छोटा सा जवाब। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक सच। आन्या ने सिर झुका लिया। उसे गुस्सा नहीं आया, ना ही दुख हुआ, बस एक बड़ा सा खालीपन महसूस हुआ। क्या वो मशहूर थे? आन्या ने आगे पूछा। एक समय में थे। आपको उनका नाम याद है? उसकी मां ने आन्या को देखा। उसकी आंखों में कुछ झिझक थी। याद है। तो कौन थे? हवा फिर से शांत हो गई। आन्या ने 1, 2, 3 सेकंड इंतजार किया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये जानने की जरूरत है, उसकी मां ने कहा। आन्या ने सिर उठाया। क्यों? क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन मैं जानना चाहती हूं। किस लिए? समझने के लिए। उसकी मां ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर मुड़ गई। कुछ बातें ना समझना ही बेहतर होता है। आन्या चुप रही। उसे लगा जैसे एक दरवाजा अभी अभी बंद हुआ है। उस रात आन्या बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन सो नहीं पाई। पंखा अभी भी घूम रहा था। गली के बाहर गाड़ियों की आवाज अभी भी आ रही थी। सब कुछ हर दिन की तरह था, लेकिन उसके दिमाग में शांति नहीं थी। सांस्कृतिक केंद्र का वो आदमी, उसकी आंखें, उसकी आवाज, जिस तरह से वो उसे देख रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। तुमने वो गाना कहाँ से सीखा? ये सवाल बार बार गूंज रहा था। आन्या अपनी माँ की ओर मुड़ी। उसकी माँ सो चुकी थी, उसका चेहरा शांत था। लेकिन आन्या जानती थी कि उसकी माँ हमेशा इतनी शांत नहीं रहती। उसने धीरे से सांस छोड़ी और उठी। कमरे के कोने में गई, अपना पुराना फोन निकाला, इंटरनेट खोला और एक कीवर्ड टाइप किया, रोहन शर्मा गायक। परिणाम सामने आए, तस्वीरें, लेख, वीडियो। उसने एक पुराने वीडियो पर क्लिक किया। एक आदमी मंच पर खड़ा था, उस पर रोशनी पड़ रही थी। उसने माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था और गा रहा था। उसकी आवाज गहरी और थोड़ी खुरदरी थी, लेकिन बहुत सच्ची। आन्या चुपचाप बैठी पूरा गाना सुना, फिर दोबारा चलाया, दूसरी बार, तीसरी बार। इसलिए नहीं कि गाना बहुत अच्छा था, बल्कि इसीलिए कि उसमें कुछ जाना पहचाना था, बहुत जाना पहचाना। आन्या उठी, आईने के पास गई, खुद को देखा और फिर स्क्रीन पर वापस देखकर तुलना की। कोई समानता नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। आन्या ने सिर हिलाया। लेकिन जब वो वीडियो पर वापस आई तो एक छोटी सी बात ने उसे चौंका दिया। गाने के ऊंचे हिस्से में वो आदमी अपनी भौएं सिकोड़ता था, बहुत हल्के से, जैसे वो अपनी सारी ताकत उस सुर में लगा रहा हो। आन्या चुपचाप खड़ी रही और फिर उस हिस्से को फिर से गाने की कोशिश की, और अनजाने में उसने भी अपनी भौएं सिकोड़ ली, बिल्कुल वैसी ही। आन्या रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये नहीं हो सकता, वो फुसफुसाई और फोन बंद कर दिया। अगली सुबह आन्या जल्दी स्कूल पहुंची, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि माया मैडम से मिलने के लिए। मैडम, आन्या ने आवाज दी। माया मैडम मुड़ी। अरे आन्या, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी।
हाँ बोलो, क्या आप गायक रोहन शर्मा को जानती हैं? माया मैडम हैरान हुई। जानती हूँ, तुम क्यों पूछ रही हो? वो प्रतियोगिता के जज हैं। हाँ सही है। क्या आपको लगता है कि मेरी आवाज उनसे मिलती है? माया मैडम ने आन्या को देखा, तुरंत जवाब नहीं दिया। कल वाला हिस्सा फिर से गाओ। आन्या ने सिर हिलाया। उसने गाया, ज्यादा लंबा नहीं, बस कुछ पंक्तियां। माया मैडम ने सुना और फिर कहा, मिलती नहीं है। आन्या ने धीरे से सांस छोड़ी। लेकिन आन्या ने सिर उठाया। एक समानता है। कैसी? जिस तरह से तुम भावनाओं को संभालती हो, तकनीक नहीं, बल्कि जिस तरह से तुम अपनी भावनाओं को अपनी आवाज में डालती हो। आन्या चुप रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा उनसे कोई लेना देना है, माया मैडम ने जोड़ा। जी, आन्या ने सिर हिलाया। मैं बस उत्सुक थी। माया मैडम मुस्कुराईं। उत्सुकता अच्छी बात है, लेकिन इसे तुम्हें अपने ध्यान से भटकाने मत देना। जी। उस दोपहर आन्या घर लौटी। उसकी माँ खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। आ गई? जी। आन्या ने अपना बैग नीचे रखा और अपनी माँ के बगल में बैठ गई। माँ? मैं अब और नहीं पूछूंगी। उसकी माँ मुड़ी। क्या? पापा के बारे में। उसकी माँ ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है जब आप बताना चाहेंगी, आप बता देंगी। उसकी माँ ने धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद बेटा। आन्या मुस्कुराई। जी। शाम को आन्या फिर से संगीत कक्ष में पहुंची। माया मैडम इंतजार कर रही थीं। आज हम एक नया गाना सीखेंगे, उन्होंने कहा। जी, लेकिन गाने से पहले मैं चाहती हूं कि तुम एक बात याद रखो। जी, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करना। आन्या रुक गई। तुम समझी? जी, तुम्हें बस तुम ही रहना है। आन्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल था, एक अनसुलझा सवाल, और उसे नहीं पता था कि उस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला था। लेकिन उस तरह से नहीं जैसा वो उम्मीद कर रही थी, बल्कि उस तरह से जो सब कुछ बदल देगा। शुक्रवार आन्या की सोच से भी जल्दी आ गया। कुछ ही दिन पहले वो बिजली के खंबे के बाहर लगे पोस्टर के सामने खड़ी थी, झिझक रही थी कि प्रतियोगिता में भाग ले या नहीं। और अब वो एक बड़े हॉल के बैकस्टेज में खड़ी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो खुद भी सुन सकती थी। आसपास दूसरे प्रतियोगी तैयारी कर रहे थे। कोई धीरे धीरे गा रहा था, कोई आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा था। किसी के माता पिता उनके कपड़े ठीक कर रहे थे। ऊपर की सफेद रोशनी साफ सुथरे कपड़ों पर चमक रही थी। आन्या एक कोने में खड़ी थी। उसने अपना पंजीकरण कार्ड कसकर पकड़ा हुआ था, नंबर 47। उसने अपने जूतों को देखा, नए नहीं, सुंदर नहीं, लेकिन साफ। उसने एक गहरी सांस ली। नमस्ते। आन्या चौंक कर मुड़ी। एक लड़की उसके बगल में खड़ी थी, जो उससे कुछ साल बड़ी लग रही थी। उसके बाल करीने से ऊंची चोटी में बंधे थे। तुम भी प्रतियोगिता में हो? उसने पूछा। जी। पहली बार? जी। वो हल्के से मुस्कुराई। ज्यादा चिंता मत करो, बस वैसे ही गाओ जैसे अभ्यास के समय गाती हो। जी। तुम कहाँ से सीखती हो? जी। मैं स्कूल में अपनी टीचर के साथ खुद अभ्यास करती हूँ। अच्छा, उसने सिर हिलाया। मैं बचपन से संगीत सीख रही हूँ। इस साल दूसरी बार प्रतियोगिता में हूँ। आन्या चुप रही, तुलना के कारण नहीं, बल्कि दूरी को महसूस करने के कारण। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। आन्या। मैं माया हूँ, तुम्हें शुभकामनाएं। जी। माया चली गई। आन्या वहीं खड़ी रही। साधारण सी बातें, लेकिन उन्होंने उसे एक बात पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से समझा दी थी। वो उनकी तरह नहीं थी। प्रतियोगी नंबर 12। तैयार रहें। एमसी की आवाज लाउडस्पीकर से गूंजी। माहौल और तनावपूर्ण हो गया। एक एक करके लोग मंच पर जा रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट, संगीत की धुनें। आन्या ने नहीं देखा। उसने आंखें बंद कर ली और माया मैडम के साथ किए गए अभ्यासों को याद किया। दूसरों के बारे में मत सोचो, बस ये समझो कि तुम क्या गा रही हो और क्यों गा रही हो। आन्या ने मुट्ठी भींची। प्रतियोगी नंबर 47, तैयार रहें। पुकार की आवाज गूंजी। आन्या ने आंखें खोली। उसकी बारी थी। मंच बहुत रोशन था। रोशनी सीधे नीचे आ रही थी, जिससे आन्या को थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मिचमिचानी पड़ी। वो एक एक कदम बाहर निकली, धीरे लेकिन दृढ़ता से। सामने का हॉल उसकी कल्पना से ज्यादा भरा हुआ था। सीटों की कतारें लंबी थीं, लोग भरे हुए थे। कोई धीरे धीरे बात कर रहा था, कोई सीधे मंच की ओर देख रहा था। किसी की आंखों में पहले से ही मूल्यांकन का भाव था।
आन्या अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके सामने माइक्रोफोन था। उसने उसे धीरे से छुआ, एक गहरी सांस ली और कहा, जी। मैं आन्या हूं। कुछ फुसफुसाहट हुई और फिर शांति छा गई। मैं शुरू करने की इजाजत चाहती हूं। आन्या ने तकनीकी टीम की ओर सिर हिलाया। संगीत नहीं बजा। उसने 1, 2, 3 सेकंड इंतजार किया। कुछ नहीं हुआ। आन्या ने माइक्रोफोन को देखा, उसे धीरे से छुआ। खट। कोई आवाज नहीं। एक हल्की फुसफुसाहट फैल गई। पीछे एक तकनीकी व्यक्ति कंट्रोल पैनल पर झुका हुआ था। किसी ने हाथ से इशारा किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। समय धीरे धीरे बीत रहा था, बहुत धीरे धीरे। नीचे की सीटों से कुछ हल्की हंसी की आवाजें आईं। जोर से नहीं, लेकिन इतनी कि आन्या सुन सके। वो चुपचाप खड़ी रही। दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथ ठंडे थे। उसके दिमाग में एक विचार आया, नीचे चली जाऊं? बस नीचे उतरना है, बस कहना है मैं माफी चाहती हूं, बस रुक जाना है। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई दबाव नहीं डालेगा। लेकिन फिर एक छवि सामने आई। मां पुराने बिस्तर पर बैठी है, उसकी थकी हुई आंखें और उसका कहा हुआ वाक्य, तुम इसलिए जाओगी क्योंकि तुम गाना चाहती हो। आन्या ने मुट्ठी भींची और फिर खोल दी। उसने और इंतजार नहीं किया, ना माइक्रोफोन को देखा, ना तकनीकी टीम को, बस सीधे देखा और गाना शुरू कर दिया। कोई संगीत नहीं, कोई माइक्रोफोन नहीं, बस उसकी आवाज। शुरू में आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे तेज, साफ और दृढ़ होती गई। आवाज फैली, लाउडस्पीकर की तरह गूंज नहीं रही थी, लेकिन पहली, दूसरी और फिर तीसरी पंक्ति तक पहुंचने के लिए काफी थी। फुसफुसाहट धीरे धीरे बंद हो गई। आन्या ने नीचे नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, बस आंखें बंद की और गाया। हर पंक्ति निखुत नहीं थी, तकनीकी रूप से सही नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। बहुत सच्ची, जैसे वो एक कहानी सुना रही हो। प्रदर्शन नहीं, बल्कि बात कर रही हो। ऊंचे सुरों पर उसकी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन टूटी नहीं, बस भावनाओं की तरह कांपी। जज की मेज पर रोहन शर्मा चुपचाप बैठे थे। उनके हाथ में कलम रुक गई थी। उनकी नजरें आन्या से नहीं हटी। हर सुर, हर सांस लेने का तरीका, हर पल जब वो अपनी भौहें सिकोड़ती थीं, बिल्कुल वैसा ही था। किसी और की तरह नहीं, बल्कि खुद उनकी तरह। 10 साल पहले उन्होंने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। एक धुंधली याद और साफ होने लगी। मंच पर आन्या ने आखिरी पंक्ति गाई। उसकी आवाज धीमी और फिर रुक गई। कोई अंतिम संगीत नहीं, कोई प्रभाव नहीं, बस एक अंत। 1, 2 सेकंड खामोशी और फिर तालियां। शुरू में कुछ लोग, फिर और फिर फैल गईं। पूरा हॉल, बहुत शोरगुल वाला नहीं, लेकिन सच्चा। आन्या ने आंखें खोली, नीचे देखा, विश्वास नहीं हुआ। उसने सिर झुकाया। जी, धन्यवाद। माइक्रोफोन अचानक चालू हो गया, एक छोटी सी चीं की आवाज के साथ। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। धन्यवाद। एक जज ने कहा, तुम्हें पता है तुमने अभी ये कैसे किया? आन्या ने सिर हिलाया। क्योंकि तुम माइक्रोफोन पर निर्भर नहीं थी। कुछ हल्की हंसी, लेकिन तुम्हें तकनीक पर और काम करने की जरूरत है। जी, आन्या ने सिर हिलाया। एक एक करके जज ने अंक दिए। 8.5, 8.7, 8.4। भावना की बारी आई। उसने बोर्ड उठाया। 7.2। कुछ फुसफुसाहट। आन्या ने देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस सिर हिलाया। अंत में रोहन शर्मा ने बोर्ड उठाया। उसने आन्या को 1-2 सेकंड देखा और फिर उठाया। 9। हॉल में फिर से तालियां बजीं, जोर से नहीं, लेकिन स्पष्ट। आन्या मंच से नीचे उतरी। उसके पैर थोड़े कांप रहे थे, लेकिन वो लड़खड़ाई नहीं। जैसे ही वो बैक स्टेज में पहुंची, माया दौड़ कर आई। तुमने कर दिखाया। आन्या हल्के से मुस्कुराई। जी, मैंने भी नहीं सोचा था। तुमने बिना संगीत के ही गा दिया। जी, हिम्मत है। आन्या ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। एक और कोने में रोहन शर्मा अभी भी अंक तालिका को देख रहे थे, फिर उस मंच को जहां आन्या अभी अभी खड़ी थी। आपने इतने ज्यादा अंक क्यों दिए? बगल के एक जज ने पूछा। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस कहा, उस बच्ची में कुछ बात है। क्या बात है? रोहन शर्मा चुप रहे, फिर सिर हिलाया। अभी स्पष्ट नहीं है। आन्या केंद्र से निकली जब शाम हो चुकी थी। धूप अब दोपहर की तरह तेज नहीं थी,
वो गेट के सामने खड़ी हुई, एक बार फिर देखा और चल पड़ी। नहीं पता कि परिणाम क्या होगा, नहीं पता कि अगले दौर में जाएगी या नहीं, लेकिन वो एक बात जानती थी, आज उसने हार नहीं मानी थी। और उसे ये भी नहीं पता था कि इंटरनेट के किसी कोने में एक वीडियो अभी-अभी अपलोड हुआ था। शीर्षक साधारण था, बिना माइक्रोफोन के गाने वाली बच्ची ने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। और वो वीडियो फैलने लगा था, उसकी सोच से भी तेज, उसकी कल्पना से भी दूर। और वो अपने साथ ऐसी चीजें लाने वाला था जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अगली सुबह आन्या सामान्य से देर से उठी। पिछले दिन की प्रतियोगिता के बाद उसका शरीर अभी भी थका हुआ था। आवाज थोड़ी बैठी हुई थी, गला थोड़ा खुरदुरा था, लेकिन आंखें खोलने पर पहली भावना थकान की नहीं बल्कि खालीपन की थी, जैसे सब कुछ बहुत तेजी से हो गया हो। वो कुछ सेकंड चुपचाप लेटी रही, छत को देखती रही। नहीं पता कि वो अगले दौर में जाएगी या नहीं। ये विचार अभी आया ही था कि बिप बिप बिप। बगल में रखा पुराना फोन लगातार बजने लगा। आन्या चौंक गई। उसने उसे उठाया। एक संदेश, 2 दसियों। आन्या, तू तो मशहूर हो गई। ये देखा क्या? अरे ये तू ही है ना? आन्या ने पलकें झपकाईं। क्या है ये? उसने एक लिंक खोला, एक वीडियो। शीर्षक साधारण था, बिना माइक्रोफोन के गाने वाली बच्ची ने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। उसने क्लिक किया, छवि सामने आई, मंच, रोशनी, और वो खुद वहां खड़ी गा रही थी। बिना माइक्रोफोन, बिना संगीत, बस उसकी आवाज। वीडियो थोड़ा हिल रहा था, आवाज बहुत साफ नहीं थी, लेकिन सुनने के लिए काफी थी। आन्या चुपचाप बैठकर पूरा वीडियो देखा, फिर नीचे स्क्रॉल किया। व्यूज 1,28,000। उसने सूखी लार निगली। ये नहीं हो सकता। उसने नीचे टिप्पणी अनुभाग में स्क्रॉल किया। हे भगवान, रोंगटे खड़े हो गए। इस बच्ची में कुछ बहुत सच्चा है। कोई मुझे इस बच्ची की जानकारी दे सकता है? जिस जज ने 7 अंक दिए वो क्या सोच रहा था? आन्या ने स्क्रीन बंद कर दी। दिल जोरों से धड़क रहा था। खुशी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे इसकी आदत नहीं थी। इतने सारे लोगों द्वारा देखे जाने की आदत नहीं थी। आन्या उठी नहीं अभी तक। माँ की आवाज आई, जी उठ गई, नाश्ता कर लो। आन्या बाहर निकली। उसकी माँ मेज पर बैठी थी, एक हाथ में फोन था। तुमने इंटरनेट देखा? माँ ने पूछा। आन्या रुक गई। जी देख लिया। उसकी माँ ने उसे देखा। ये तुम ही हो ना? आन्या ने सिर हिलाया। जी। उसकी माँ कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, तुमने बहुत अच्छा गाया। बस एक वाक्य, लेकिन आन्या को लगा जैसे उसका गला भराया हो। जी। स्कूल पहुंचने पर चीजें पहले जैसी नहीं थीं। जैसे ही आन्या कक्षा में घुसी, आन्या आ गई, एक दोस्त चिल्लाया। पूरी कक्षा मुड़ गई। अरे ये सच में तू ही है? इधर आ, मुझे ऑटोग्राफ दे। आन्या सन खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। राहुल दौड़कर आया। मैंने कहा था ना, तू कर दिखाएगी। मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। तेरे वीडियो पर लाखों व्यूज आ गए हैं। सच में? सच में। राहुल ने फोन दिखाया। आन्या ने देखा कि व्यूज हर सेकंड बढ़ रहे थे। कक्षा के दौरान आन्या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि फोन लगातार बज रहा था। सूचनाएं, संदेश, फ्रेंड रिक्वेस्ट, टिप्पणियां, सब कुछ बहुत तेजी से बहुत ज्यादा आ रहा था। ब्रेक के दौरान माया मैडम ने आन्या को बुलाया। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है। जी, तुमने अच्छा किया। आन्या ने सिर झुकाया। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जी। इन चीजों को तुम्हें अपने ध्यान से भटकाने मत देना। जी। अभी अगला दौर बाकी है। जी, मुझे पता है। माया मैडम ने उसे देखा। तुम्हें कैसा लग रहा है? आन्या चुप रही और फिर धीरे से बोली, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। माया मैडम ने सिर हिलाया। ये सामान्य है। उस शाम जब आन्या घर लौटी तो एक आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। पड़ोसन लता आंटी दरवाजे पर खड़ी थीं। आन्या, आ गई बेटा? जी। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है। जी। मुझे बहुत गर्व हुआ। आन्या शर्माकर मुस्कुराई। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लता आंटी ने आन्या को एक लिफाफा दिया। जी, ये क्या है? बस थोड़ा सा प्यार, इसे रख लो। नहीं, मैं नहीं ले सकती। रख लो बेटा। समझो ये तुम्हारी माँ के लिए मेरी तरफ से थोड़ा सा योगदान है। आन्या चुपचाप खड़ी रही। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। धन्यवाद आंटी।
उस रात माया मैडम एक अजनबी आदमी के साथ आईं। ये तुषार जी हैं, माया मैडम ने कहा। ये एक चैरिटी संगठन में काम करते हैं। उस आदमी ने सिर हिलाया। नमस्ते। जी। माया मैडम ने तुम्हारी स्थिति के बारे में बताया है। उसने कहा, हम तुम्हारी मदद के लिए और लोगों से अपील करना चाहते हैं। आन्या ने अपनी माँ को देखा। उसकी माँ भी हैरान थी, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसे करें। कोई बात नहीं, तुषार जी ने कहा, हम मदद करेंगे, बस सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। जी। अस्पताल के कागजात हैं? उसकी माँ ने सिर हिलाया। हैं। तो ठीक है। 2 दिन बाद एक पोस्ट सामने आई, आन्या की तरफ से नहीं बल्कि एक सामुदायिक पेज से। दिल को छू लेने वाली बच्ची, माँ के ऑपरेशन के लिए मदद की जरूरत। साथ में वीडियो, अस्पताल की पुष्टि और बैंक खाते की जानकारी। शेयर की संख्या तेजी से बढ़ी, टिप्पणियां और भी ज्यादा। लेकिन इस बार सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि मदद भी थी। 3 दिन 18,000 रुपए, 5 दिन 42,000 रुपए, 7 दिन 63,000 रुपए। आन्या ने संख्या को देखा, विश्वास नहीं हुआ। सच में माँ? उसकी माँ ने सिर हिलाया। सच में। आन्या बैठकर सांस लेने लगी। मैंने नहीं सोचा था। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा। मैंने भी नहीं। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। स्कूल में अलग अलग नजरें दिखने लगी थीं। ये सब दिखावा है, पता नहीं सच है या नहीं। वीडियो शायद बनाया गया है। आन्या ने सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुप रही। एक शाम अभ्यास के दौरान आन्या अचानक रुक गई। मैडम? हाँ। मुझे डर लग रहा है। किस बात का? अगर मैं नहीं जीती तो? माया मैडम ने उसे देखा। तुम क्यों गा रही हो? अपनी माँ के लिए, बस इतना ही? आन्या चुप रही। तुम अपने लिए भी गा रही हो? उन्होंने कहा। आन्या ने सिर झुकाया। लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है। माया मैडम ने सिर हिलाया। डरो, लेकिन रुको मत। उस रात आन्या अकेले बैठकर फोन देख रही थी। 70,000 रुपए। अभी भी बहुत कमी थी। समय बचा था 14 दिन। उसने अपना सिर पकड़ लिया। पहली बार लाचारी का एहसास हुआ। समय नहीं है। आंसू गिरे। समय नहीं है। उसने मुट्ठियां भींची और रो पड़ी। जोर से नहीं, देर तक नहीं, लेकिन राहत पाने के लिए काफी था। थोड़ी देर बाद आन्या उठी, दीवार पर लगे कागज के पास गई। 10 लाख। संख्या वही थी। अपरिवर्तित। आन्या ने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली। अभी खत्म नहीं हुआ, उसने धीरे से कहा। अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह आन्या जल्दी उठी। आवाज अभी भी थोड़ी बैठी हुई थी, लेकिन आंखों में कुछ और था, ज्यादा दृढ़, ज्यादा शांत। एक और जगह, एक शांत कार्यालय में रोहन शर्मा स्क्रीन के सामने बैठे थे। आन्या का वीडियो तीसरी बार चल रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बहुत देर तक देखते रहे और फिर एक पल पर रुक गए, जब आन्या ने ऊंचे सुर पर अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्होंने धीरे से सांस छोड़ी। ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने वीडियो बंद नहीं किया। और आन्या को नहीं पता था कि जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी तो कुछ और लोग उसे एक अलग नज़र से देखने लगे थे। उसकी आवाज़ के कारण नहीं, बल्कि उस चीज़ के कारण जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रही थी। और सभी लोग उसकी सफलता नहीं चाहते थे। अगले दौर की प्रतियोगिता से एक दिन पहले सुबह आन्या सामान्य से जल्दी उठी, घड़ी की वजह से नहीं, बल्कि एक बेचैनी की भावना के कारण। कमरा हर दिन की तरह था। उसकी माँ अभी भी आराम कर रही थी। उसकी सांसें हल्की और नियमित थीं। सुबह की रोशनी दरवाजे की दरार से आ रही थी, उस दीवार पर पड़ रही थी जहां 10 लाख की संख्या वाला कागज अभी भी था। लेकिन आज आन्या ने उसे नहीं देखा। उसने अपना फोन उठाया। एक ईमेल सूचना दिखाई दी। महत्वपूर्ण सूचना, प्रतियोगी आन्या की फाइल। उसका दिल बैठ गया। समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। आन्या ने ईमेल खोला, धीरे धीरे हर पंक्ति पढ़ी, फिर तेजी से, और फिर रुक गई। आपकी फाइल में पिछले प्रदर्शनों से संबंधित आंतरिक नियमों के उल्लंघन के संकेत हैं। आज दोपहर 1 बजे से पहले सत्यापन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने का अनुरोध है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहती हैं, तो प्रतियोगी को आगे भाग लेने के लिए अयोग्य माना जाएगा। आन्या चुपचाप खड़ी रही, पूरी तरह से समझ नहीं पाई, लेकिन एक बात समझ गई, अगर उसने समय पर कुछ नहीं किया तो उसे बाहर कर दिया जाएगा।
आज प्रतियोगिता के दौर से पहले। माँ, उसकी आवाज छोटी थी। उसकी माँ ने आंखें खोली। क्या हुआ बेटा? आन्या ने फोन दिया। उसकी माँ ने पढ़ा। उसका चेहरा बदल गया। ये क्या है? मुझे नहीं पता। किस चीज का उल्लंघन? शायद मेरे पुराने वीडियो। कैसे वीडियो? मैंने बहुत पहले कुछ गाने के क्लिप इंटरनेट पर डाले थे। उसकी माँ ने मुट्ठी भींची। लेकिन किसी ने पहले तो नहीं बताया? आन्या ने सिर हिलाया। नहीं। माँ बेटी ने एक दूसरे को देखा। बिना कहे ही समझ गए। समय बहुत कम था। सुबह 9 बजे आन्या केंद्र में थी। प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि पूछने के लिए। आज का माहौल बिल्कुल अलग था। लोग कम थे, लेकिन तनाव ज्यादा था। आन्या पंजीकरण मेज के सामने खड़ी थी। भावना हमेशा की तरह वहीं बैठी थी, साफ सुथरी, सलीकेदार और शांत। जी, मुझे इस ईमेल के बारे में पूछना है, आन्या ने कहा, फोन आगे बढ़ाते हुए। भावना ने एक नजर डाली। अच्छा, तुम्हारा मामला? जी, मुझे समझ नहीं आया। प्रतियोगिता के नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, उसने कहा, कि प्रतियोगी को ये सुनिश्चित करना होगा कि पिछले प्रदर्शन सामग्री ने मानकों का उल्लंघन ना किया हो। लेकिन मैंने सिर्फ गाने के वीडियो डाले थे। क्या कॉपीराइट की अनुमति ली थी? आन्या चुप रही। नहीं। तो समस्या है। लेकिन मुझे नहीं पता था। पता ना होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने उल्लंघन नहीं किया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन ठंडी थी। क्या मैं पूरक दस्तावेज दे सकती हूं? हाँ। कैसे? सामग्री के मालिक से पुष्टि पत्र। आन्या चुपचाप खड़ी रही। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तो फिर बहुत खेद है। एक बहुत छोटी लेकिन पर्याप्त खामोशी। तुम्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आन्या ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और मुड़ गई। केंद्र के बाहर धूप तेज हो गई थी, लेकिन आन्या को महसूस नहीं हुआ। वो आंगन के बीच में खड़ी थी, फोन पकड़े हुए। नहीं पता कि किसे फोन करे, क्या करे। जो कुछ भी उसने इतने समय से किया था, वो अचानक अर्थहीन लग रहा था। आन्या। राहुल की आवाज आई। क्या हुआ? आन्या ने जवाब नहीं दिया, बस फोन दे दिया। राहुल ने पढ़ा। ये तो बेतुका है। हाँ। अब क्या? आन्या ने सिर हिलाया। पता नहीं। बेटा, पीछे से माँ की आवाज आई। उसकी माँ वहां आ गई थी, पता नहीं कब से। तुम ठीक हो? आन्या ने अपनी माँ को देखा और सिर हिलाया। मैं नहीं कर पाई। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा। कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की। कोशिश करना काफी नहीं था। आन्या की आवाज टूट गई। माँ को बचाने के लिए काफी नहीं था। खामोशी छा गई। उसकी माँ ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। आन्या, मैं यहां रुकना नहीं चाहती। उसकी माँ ने उसे बहुत देर तक देखा। तो तुम क्या करना चाहती हो? आन्या ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था। आन्या, एक और आवाज आई। दोनों मुड़े। रोहन शर्मा वहां खड़े थे। तुम्हें ईमेल मिल गया है ना? आन्या ने सिर हिलाया। जी। मेरे पीछे आओ। जी। हम बात करते हैं। छोटा सा कार्यालय। दरवाजा बंद हो गया। 3 लोगों के अलावा कोई नहीं था। मुझे समझाओ, रोहन शर्मा ने कहा। आन्या ने संक्षेप में स्पष्ट रूप से बताया, ना कम ना ज्यादा। उन्होंने सुना, बिना टोके। ठीक है। वो उठे। मेरे साथ चलो। वे पंजीकरण कक्ष में वापस आए। भावना अभी भी वहीं थी। हमें बात करनी है, रोहन शर्मा ने कहा। किस बारे में? उसने पूछा। एक प्रतियोगी को अयोग्य घोषित करने के बारे में। ये नियम है। नियमों पर पुनर्विचार किया जा सकता है, इस मामले में नहीं। क्यों? क्योंकि उल्लंघन के संकेत हैं। क्या उसने उस सामग्री का उपयोग पैसे कमाने के लिए किया था? नहीं। क्या इससे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा? नहीं। तो समस्या कहां है? भावना एक सेकंड के लिए चुप रही। नियम नियम है, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका उचित होना चाहिए। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। क्या दूसरे मामलों की भी इसी तरह जांच की गई थी? उन्होंने पूछा। भावना ने जवाब नहीं दिया। या सिर्फ इसी बच्चे की? एक लंबी खामोशी। हमें मामले को जटिल नहीं बनाना चाहिए, उसने कहा। मैं इसे जटिल नहीं बनाना चाहता, इसीलिए पूछ रहा हूं। उन्होंने सीधे देखा। क्या वो योग्य है या नहीं? है, नहीं है। उनकी आवाज अभी भी शांत लेकिन दृढ़ थी। ठीक है, अंत में भावना ने कहा। इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा। आन्या चुपचाप खड़ी रही। विश्वास नहीं हुआ। मैं अभी भी प्रतियोगिता में भाग ले सकती हूं? उसने पूछा।
शर्तों के साथ। जी। पुरानी सामग्री का दोबारा उपयोग नहीं कर सकती। जी। और नियमों का पालन करना होगा। जी। आन्या ने सिर झुकाया। धन्यवाद। कमरे से बाहर निकलते समय आन्या ने रोहन शर्मा को देखा। सर, आपने मेरी मदद क्यों की? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस उसे देखा, एक बहुत ही अलग नजर। क्योंकि तुम्हें इन मामलों में अकेले नहीं पड़ना चाहिए, तुम बस गाने पर ध्यान दो। जी। आन्या रुक गई, उसे देखा। सर, क्या आप मुझे जानते हैं? सवाल बिना सोचे समझे निकल गया। रोहन शर्मा 1 सेकंड के लिए रुके और फिर सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उनकी आंखें ऐसा नहीं कह रही थीं। उस शाम आन्या अभ्यास कक्ष में लौटी। माया मैडम इंतजार कर रही थी। तुम ठीक हो? जी। सुना है तुम्हें लगभग बाहर कर दिया गया था। जी। तुम्हें कैसा लगा? आन्या चुप रही और फिर बोली, मैं अब हार नहीं मानना चाहती। माया मैडम ने सिर हिलाया। तो फिर गाओ। आन्या आईने के सामने खड़ी हुई, एक गहरी सांस ली और गाया। इस बार कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, बस एक ही चीज थी, आगे बढ़ना। और आन्या को नहीं पता था कि आज की घटनाएं कठिनाइयों का अंत नहीं, बल्कि और भी बड़ी चुनौतियों की शुरुआत थी जो उसका इंतजार कर रही थी। केंद्र से लौटने के बाद उस दोपहर आन्या सीधे घर नहीं गई। वो स्कूल के संगीत कक्ष की ओर जाने वाली परिचित सड़क पर मुड़ गई। धूप हल्की हो गई थी, कंक्रीट के आंगन पर रोशनी फैली हुई थी, सूखे पत्ते पैरों के नीचे चरमरा रहे थे। संगीत कक्ष का दरवाजा थोड़ा खुला था। माया मैडम पियानो के पास बैठी थी, संगीत के पन्ने पलट रही थी। आ गई तुम? उन्होंने बिना सिर उठाए कहा। जी। आन्या अंदर आई, अपना बैग नीचे रखा और कुछ नहीं कहा। माया मैडम ने सिर उठाकर उसे देखा। सुबह वाली बात ठीक हो गई? जी, मैं अभी भी प्रतियोगिता में हूं। उन्होंने सिर हिलाया। ये तो अच्छी बात है। आन्या थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही और फिर बोली, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? माया मैडम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वे नहीं चाहते कि मैं रहूं। क्यों? आन्या चुप रही और फिर सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। माया मैडम ने धीरे से सांस छोड़ी। तुम्हें हमेशा सब कुछ समझने की जरूरत नहीं होती, उन्होंने कहा। कुछ चीजों का बस सामना करना सीखना होता है। लेकिन मुझे ये अन्यायपूर्ण लगा। हाँ। उन्होंने सिर हिलाया। अन्यायपूर्ण है? आन्या ने उन्हें देखा। तो मुझे क्या करना चाहिए? माया मैडम हल्के से मुस्कुराई। गाना। बस इतना ही? हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ गाना नहीं है। आन्या ने इंतजार किया। तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि तुम वहां खड़े होने के लायक क्यों हो। उस रात आन्या देर से घर लौटी। उसकी माँ मेज पर बैठी थी। उसके सामने एक छोटी सी नोटबुक थी। आ गई? जी। आन्या बैठ गई। माँ, आज मुझे लगभग बाहर कर दिया गया था। उसकी माँ रुक गई। क्यों? आन्या ने बिना कुछ छोड़े सब कुछ बताया। उसकी माँ ने सुनकर तुरंत कुछ नहीं कहा, बस अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या तुम्हें डर लगा? उसने पूछा। आन्या ने सोचा। शुरू में लगा था, और अब? आन्या ने सिर उठाया। मैं अब और डरना नहीं चाहती। उसकी माँ मुस्कुराई। तो तुम बड़ी हो गई हो? आन्या ने सिर झुकाया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ ने उसे देखा। क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलता नहीं चाहता। क्योंकि मैं गरीब हूं? सिर्फ इसलिए नहीं। तो और क्यों? उसकी माँ चुप रही और फिर बोली, क्योंकि तुम एक ऐसी जगह में कदम रख रही हो जो हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। आन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो समझ गई और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। उस रात आन्या तुरंत नहीं सोई। वो दीवार पर चिपकाए गए कागज के सामने बैठी। 10 लाख संख्या वही थी, लेकिन इस बार उसने इसे डर के रूप में नहीं, बल्कि एक लक्ष्य के रूप में देखा। उसने नीचे कलम से लिखा, हार नहीं मानूंगी। अगली सुबह आन्या जल्दी स्कूल पहुंची। संगीत कक्ष अभी भी खाली था। उसने खुद दरवाजा खोला, अंदर गई, आईने के सामने खड़ी हुई। एक गहरी सांस ली और गाना शुरू कर दिया। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मूल्यांकन करने वाला नहीं था, बस वो और उसकी आवाज थी। तुम इतनी जल्दी आ गईं? माया मैडम की आवाज पीछे से आई। आन्या मुड़ी। जी, मैं और अभ्यास करना चाहती थी। माया मैडम ने सिर हिलाया। तो आज हम एक नया गाना आजमाते हैं। जी। तुमने गाना चुना है? जी, चुन लिया है। कौन सा? आन्या झिझकी। माँ के बारे में। माया मैडम ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। तो गाओ।
आन्या सीधी खड़ी हुई, एक गहरी सांस ली और गाया। पिछली बार की तरह नहीं, सिर्फ सही सुर में नहीं, सिर्फ लय में नहीं, बल्कि कहानी सुनाते हुए। हर वाक्य, हर शब्द जैसे वो अपनी माँ से बात कर रही हो। उसकी आवाज़ निखुट नहीं थी, कहीं थोड़ी ऊंची नीची थी, कहीं अस्थिर थी, लेकिन सच्ची थी, बहुत सच्ची। जब आन्या ने गाना खत्म किया, माया मैडम ने तुरंत कुछ नहीं कहा, बस चुप रहीं और फिर पूछा, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? आन्या ने सिर हिलाया। तुमने सब कुछ भुला दिया और सिर्फ भावनाएं बची थीं। ये अच्छा है या बुरा? बहुत अच्छा। आन्या ने राहत की सांस ली। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, उन्होंने आगे कहा, भावनाएं काफी नहीं है। जी, तुम्हें उन्हें नियंत्रित करने की जरूरत है। कैसे? अभ्यास से। आन्या ने सिर हिलाया। जी, अभ्यास सामान्य से ज्यादा देर तक चला। जब ये खत्म हुआ, आन्या लगभग थक चुकी थी, लेकिन इस बार उसे भारीपन महसूस नहीं हुआ। बस और ज्यादा स्पष्टता महसूस हुई। उस दोपहर जब आन्या स्कूल से निकली तो उसने गेट के पास एक कार खड़ी देखी। कोई परिचित कार नहीं, किसी माता पिता की कार नहीं। एक व्यक्ति बगल में खड़ा था, रोहन शर्मा। आन्या रुक गई। घर जा रही हो? जी, थोड़ी बात कर सकते हैं? आन्या झिझकी और फिर सिर हिला दिया। वे एक पेड़ की छाया में खड़े थे, न बहुत पास न बहुत दूर। अगले दौर की तैयारी कैसे चल रही है? उन्होंने पूछा। जी, मैं अभ्यास कर रही हूं। गाना चुना? जी, चुन लिया है। कौन सा? माँ के बारे में। उन्होंने सिर हिलाया। उपयुक्त है। एक खामोशी। क्या तुम अभी भी सुबह की बात से परेशान हो? उन्होंने पूछा। जी, थोड़ी। चिंता मत करो। जी, तुमने उसे पार कर लिया है। आन्या ने उन्हें देखा। सर, आपने मेरी मदद क्यों की? इस बार सवाल और स्पष्ट था, बिना झिझक के। रोहन शर्मा ने उसे बहुत देर तक देखा। क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारे लिए खड़ा हो। बस इतना ही। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें कोमल हो गईं। कुछ बातें हैं जो मैं भी नहीं समझा सकता। आन्या चुप रही। क्या तुमने कभी अपने पिता के बारे में सोचा है? उन्होंने पूछा। इस सवाल ने आन्या को चौंका दिया। जी, सोचा है। तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसे इंसान थे? आन्या ने सिर झुकाया। एक ऐसे इंसान जो चले गए। बस इतना ही। जी, रोहन शर्मा ने धीरे से सांस छोड़ी। शायद उनके भी अपने कारण रहे होंगे। आन्या ने सिर उठाया। परिवार को छोड़ने का क्या कारण हो सकता है? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन स्पष्ट थी। रोहन शर्मा ने जवाब नहीं दिया, बस चुप रहे। मुझे नहीं पता, आन्या ने आगे कहा। लेकिन अगर मैं होती तो मैं ऐसा नहीं करती। एक साधारण सा वाक्य, लेकिन काफी था। रोहन शर्मा ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। वे कुछ और सेकंड वहीं खड़े रहे। फिर आन्या ने कहा, मुझे घर जाना है। ठीक है। धन्यवाद सर। कोई बात नहीं। आन्या मुड़ी, कुछ कदम चली और फिर रुक गई। मुड़ी। सर? हां, मैं हार नहीं मानूंगी। रोहन शर्मा ने उसे देखा। मुझे पता है। जब आन्या चली गई तब भी वो वहीं खड़े रहे, हिले नहीं। उनकी आंखें उसे देखती रहीं और फिर धीरे से कहा, मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए। उस रात आन्या आईने के सामने खड़ी गा रही थी। कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, बस एक लक्ष्य। और उसे नहीं पता था कि जो कुछ भी उसने अभी अनुभव किया था, उसके पीछे एक और दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। और उस दरवाजे के पीछे सच था, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देगा। फाइनल की रात आन्या की सोच से भी जल्दी आ गई। कुछ ही दिन पहले वो केंद्र के आंगन में खड़ी थी, उस ईमेल से परेशान थी जिसने उसे लगभग बाहर कर दिया था। और अब वो एक बड़े, ज्यादा रोशन, ज्यादा भीड़ वाले हॉल के पर्दे के पीछे खड़ी थी। लोगों की बातों की आवाज एक हल्की लहर की तरह आ रही थी। मंच की रोशनी पर्दे की दरार से छनकर आ रही थी। सब कुछ ज्यादा स्पष्ट था और दबाव भी ज्यादा था। आन्या चुपचाप खड़ी थी, दोनों हाथ हल्के से पकड़े हुए। उसने एक साधारण सी पोशाक पहनी थी, जिसे पड़ोसन लता आंटी ने ठीक करने में मदद की थी। दूसरे कपड़ों की तरह शानदार नहीं, लेकिन साफ सुथरी और फिटिंग की थी। आन्या, पीछे से माँ की आवाज आई। आन्या मुड़ी। उसकी माँ वहां खड़ी थी,
कुछ दिन पहले से ज्यादा कमजोर, लेकिन फिर भी आई थी। माँ, आप क्यों आई? मैं तुम्हें गाते हुए देखना चाहती थी। आन्या पास गई। लेकिन आप थकी हुई हैं। मैं ठीक हूं, उसकी मां मुस्कुराई। तुम बस गाओ। आन्या ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, बस अपनी मां को गले लगा लिया। हल्का लेकिन पर्याप्त। प्रतियोगी नंबर 21, तैयार रहें। एमसी की आवाज गूंजी। पीछे का माहौल तनावपूर्ण होने लगा। आन्या ने बाहर देखा। हॉल भरा हुआ था। ज्यादा लोग, कैमरे और पत्रकार भी थे। राहुल प्रकट हुआ। आन्या, मैं कब से बाहर था, तू आया है? हाँ, कैसे नहीं आता? राहुल हंसा। तेरा पूरा मोहल्ला लाइव स्ट्रीम देख रहा है। आन्या हैरान हुई। सच में? सच में, इसलिए घबराना मत। आन्या हल्के से मुस्कुराई। ठीक है। प्रतियोगी नंबर 24, प्रतियोगी नंबर 25, तैयार रहें। पुकारे और तेज हो गईं। आन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की। गहरी सांस ली। माया मैडम बगल में खड़ी थीं। मेरी बात याद है ना? जी। तुम किसके लिए गा रही हो? माँ के लिए और खुद के लिए। माया मैडम ने सिर हिलाया। तो इतना काफी है। प्रतियोगी नंबर 27, आन्या। उसकी बारी थी। आन्या ने आंखें खोली। किसी को नहीं देखा, बस चल पड़ी। रोशनी चकाचौंध कर रही थी, लेकिन इस बार आन्या ने आंखें नहीं मिचमिचाईं। उसे आदत हो गई थी। वो बाहर निकली, मंच के बीच में रुकी, माइक्रोफोन पकड़ा। आवाज साफ थी। कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन आन्या ने अब उस बारे में नहीं सोचा। उसने दर्शकों को देखा। बहुत भीड़ थी। लेकिन फिर उसने अपनी मां को बीच की पंक्ति में बैठे देखा। उनकी आंखें सीधे मंच पर थीं, हिली नहीं। आन्या हल्के से मुस्कुराई और फिर बगल में देखा। राहुल, माया मैडम, लता आंटी, जिन लोगों को वो जानती थी, और रोहन शर्मा जज की मेज पर बैठे थे। उनकी आंखें पहली बार की तरह ही थीं, अपरिवर्तित। मैं शुरू करने की इजाजत चाहती हूं। आन्या की आवाज गूंजी, न कांपी न जल्दबाजी में। संगीत शुरू हुआ, हल्का, धीमा। आन्या ने आंखें बंद की और गाया। इस बार पहले दौर की तरह नहीं, किसी समस्या से उभरने के लिए नहीं, कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि एक कहानी सुनाने के लिए। उसकी आवाज नरम, धीमी थी। हर पंक्ति जैसे अंदर से निकली हो। कोई जोर नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस सच। पहले हिस्से में हॉल शांत था, आश्चर्य के कारण नहीं, बल्कि सुनने के कारण। बीच के हिस्से में उसकी आवाज और तेज होने लगी, भावनाएं और स्पष्ट होने लगी। दर्शकों की आंखों में बदलाव आने लगा। अब मूल्यांकन नहीं, बल्कि महसूस कर रहे थे। जज की मेज पर रोहन शर्मा ने कुछ नहीं लिखा, बस बहुत देर तक देखते रहे। चरमोत्कर्ष पर आन्या ने आंखें खोली, सीधे देखा। उसकी आवाज और ऊंची और मजबूत हुई, लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्षमता से ज्यादा नहीं, बस पूरी तरह से। एक सुर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ, लेकिन आन्या रुकी नहीं, सुधारा नहीं, बस गाती रही, क्योंकि वो जानती थी कि जरूरी चीज निखुत होना नहीं, बल्कि सच्चा होना है। नीचे की पंक्ति में उसकी मां ने अपना हाथ 3 सेकंड। तालियां तुरंत नहीं बजी, लेकिन धीरे धीरे फैली, फिर और तेज हुईं, और फिर लोग खड़े हो गए। आन्या चुपचाप खड़ी रही, तुरंत सिर नहीं झुकाया, बस देखा, सब कुछ देखा, और फिर झुकी। धन्यवाद, धन्यवाद, एक जज ने कहा। तुम निखुद नहीं हो। जी, लेकिन तुम बहुत सच्ची हो। जी। एक एक करके अंक तालिकाएं उठाई गईं। 9.5, 9.6, 9.4। भावना की बारी आई। उसने बोर्ड उठाया। 8। कुछ फुसफुसाहट। आन्या ने नहीं देखा, बस चुपचाप खड़ी रही। अंत में रोहन शर्मा ने बोर्ड उठाया। उसने आन्या को बिना पलक झपकाए देखा और फिर उठाया। 9.8। हॉल में फिर से तालियां बजी। जब आन्या मंच से नीचे उतरी तो उसके पैर कांप रहे थे। डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अभी अभी किसी बहुत बड़ी चीज से गुजरी थी। राहुल दौड़कर आया। तूने कर दिखाया। हाँ, अरे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आन्या मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं कहा। परिणाम थोड़ी देर बाद घोषित किया गया।
उसका नाम पुकारा गया। विजेता। आवाज गूंजी, रोशनी, तालियां। लेकिन आन्या को ठीक से सुनाई नहीं दिया, ठीक से दिखाई नहीं दिया। बस अपनी मां को रोते हुए देखा। आन्या दौड़कर नीचे गई और अपनी मां को गले लगा लिया। मां, मैंने कर दिखाया। मां की आवाज कांप रही थी। तुमने कर दिखाया। आन्या ने और कसकर गले लगाया। अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी मां ने उसे देखा। अभी 3 दिन बाकी हैं। एक हल्की लेकिन सच्ची खामोशी। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। तस्वीरें, साक्षात्कार, बधाइयां, अजनबी लोग, तारीफें। आन्या एक कोने में खड़ी थी, ट्रॉफी पकड़े हुए। बहुत बड़ी नहीं, लेकिन भारी। वजन के कारण नहीं, बल्कि अर्थ के कारण। आन्या, एक परिचित आवाज। आन्या मुड़ी। रोहन शर्मा वहां खड़े थे। बधाई रो। जी। धन्यवाद सर, तुमने बहुत अच्छा गाया। जी। एक खामोशी। क्या मैं तुमसे थोड़ी बात कर सकता हूं? आन्या ने उन्हें देखा और फिर सिर हिला दिया। वे पीछे की ओर गए। जहां लोग कम थे, आवाज कम थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अलग थी, अब जज की नहीं बल्कि एक व्यक्ति की। आन्या चुपचाप खड़ी रही, इंतजार करती रही। ये बात मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सीधे आन्या को देखा। मैं तुम्हारा पिता हूं। अंतरिक्ष रुक गया। आन्या ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, बस देखती रही, समझ नहीं पाई। पापा, उसने दोहराया। आवाज छोटी थी। रोहन शर्मा ने सिर हिलाया। मुझे माफ कर दो। आन्या एक कदम पीछे हटी। ज्यादा नहीं, लेकिन काफी। उसके दिमाग में सब कुछ उलझ गया। सवाल, छवियां, परिचित भावनाएं, सब कुछ जुड़ गया। नहीं, आन्या ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उनकी आंखें नहीं हटी और आन्या जानती थी कि ये सच है, लेकिन वो तैयार नहीं थी, अभी नहीं। मुझे, उसकी आवाज कांपी। मुझे समय चाहिए। रोहन शर्मा ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। आन्या मुड़ गई, ना भागी ना जल्दबाजी में, लेकिन तेजी से। पीछे तालियां अभी भी बज रही थीं, रोशनी अभी भी जल रही थी, लेकिन आन्या के लिए सब कुछ बदल गया था और वो जानती थी कि ये रात सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि किसी और भी ज्यादा मुश्किल चीज की शुरुआत थी। उस रात आन्या सो नहीं पाई। किराए का कमरा हर दिन की तरह था। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। पीली रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। 10 लाख की संख्या वाला कागज अभी भी वहीं था। लेकिन इस बार आन्या ने उसे नहीं देखा। वो बिस्तर के किनारे बैठी थी, दोनों हाथ एक दूसरे में उलझे हुए थे। मैं तुम्हारा पिता हूं, ये वाक्य उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। न गायब हो रहा था, न धुंधला, वहीं था, स्पष्ट, भारी। उसकी मां दूसरी तरफ लेटी थी, सो नहीं रही थी। भले ही आंखें बंद थीं, लेकिन आन्या जानती थी। बेटा, मां की आवाज धीरे से आई। आन्या मुड़ी। जी, मुझे माफ कर दो। ये वाक्य अचानक आया। आन्या रुक गई। किस लिए? उसकी मां ने आंखें खोलीं। उसकी नजरें थकी हुई लेकिन सच्ची थीं। क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया। आन्या चुप रही। क्या तुम मुझसे नाराज हो? आन्या ने बहुत देर तक सोचा और फिर सिर हिलाया। नहीं। सच में? जी। आन्या ने अपनी मां को देखा। मैं बस समझ नहीं पा रही हूं। उसकी मां ने धीरे से सांस छोड़ी। उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मुझे लगा कि ना बताना ही बेहतर होगा। किसके लिए? उसकी मां ने जवाब नहीं दिया, बस आन्या को देखती रही। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, आन्या ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे समय चाहिए। उसकी मां ने सिर हिलाया। ठीक है। अगली सुबह किराए के कमरे में सुबह की धूप आई। रात की तरह भारी नहीं, लेकिन हल्की भी नहीं। आन्या मेज पर बैठी थी। उसके सामने ट्रॉफी थी, बगल में फोन था। एक नया संदेश, एक अनजान नंबर से। मैंने अस्पताल के साथ प्रक्रिया पूरी कर ली है। सभी खर्चों का भुगतान कर दिया गया है। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आन्या ने पढ़ा। उसका दिल रुक गया। बेटा, उसकी मां बाहर आई। क्या हुआ? आन्या ने फोन दिया। उसकी मां ने पढ़ा और फिर बैठ गई। कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। ये सच है? आन्या ने पूछा। हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? उसकी मां ने सिर हिलाया। शायद उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। एक खामोशी।
तो मुझे अब प्रतियोगिता की जरूरत नहीं थी? आन्या ने पूछा। ये सवाल कहते ही उसे अजीब लगा। ये सही नहीं था। ये ऐसा नहीं था। उसकी माँ ने उसे देखा। तुमने प्रतियोगिता में भाग लिया? जी। तुम जीत गई? जी। तो ये तुम्हारा है। आन्या ने ट्रॉफी को देखा और फिर फोन को। 2 चीजें, 2 दिशाएं। 2 अलग-अलग अर्थ। मैं उन्हें धन्यवाद कहूंगी, आन्या ने कहा। लेकिन उसकी माँ ने उसे देखा। लेकिन क्या? मैं इसे ऐसे नहीं ले सकती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी माँ ने सिर हिलाया। सही है। उस दोपहर आन्या को एक फोन आया। आन्या, एक परिचित आवाज। जी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। आन्या चुप रही। तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। बस जब तुम तैयार हो। आन्या ने दरवाजे के बाहर देखा। शाम की धूप हल्की थी। जी। क्या आज शाम को मिल सकते हैं? एक छोटी सी खामोशी। ठीक है। छोटा सा कैफे, न भीड़ न शोर। आन्या जल्दी पहुंची, एक कोने में बैठ गई। हाथ मेज पर रखे, कुछ नहीं छुआ। रोहन शर्मा बाद में आए। उन्होंने उसे देखा, 1 सेकंड रुके और फिर पास आए। नमस्ते। जी। वो बैठ गए, न बहुत पास न बहुत दूर। मैंने अस्पताल के बिल का भुगतान कर दिया है, उन्होंने कहा। जी, मुझे पता है। तुम जांच कर सकती हो, मुझे विश्वास है। एक खामोशी। मुझे माफ कर दो। ये वाक्य सीधा आया। बिना घुमाए। आन्या ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। किस लिए? सब कुछ के लिए। आन्या ने उन्हें बहुत देर तक देखा। मुझे पता है कि माफी मांगने से कुछ नहीं बदलेगा। जी, लेकिन मुझे फिर भी कहना था। आन्या ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, उसने कहा। तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चीजें तुरंत बदल सकती हैं। मैं समझता हूं। आपने मेरी मदद की, आन्या ने आगे कहा। उसके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन आन्या रुकी, शब्द खोजती हुई। मैं आपको पिता नहीं मान सकती। माहौल शांत लेकिन भारी नहीं था, बस सच्चा। रोहन शर्मा ने सिर हिलाया। मैं तुमसे तुरंत ऐसा करने की उम्मीद नहीं करता। जी, मैं बस एक मौका चाहता हूं। कैसा मौका? तुम्हारे साथ रहने का, किसी भी भूमिका में जिसकी तुम अनुमति दो। आन्या चुप रही। तुम एक नए रास्ते पर चल रही हो, उन्होंने कहा, संगीत के। जी, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? एक मार्गदर्शक के रूप में। पिता नहीं, परिवार नहीं, बस एक पेशेवर। आन्या ने उन्हें देखा, गुस्से की नजर से नहीं, ना ही माफी की, बस विचार करती हुई। मैं सोचूंगी, उसने कहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सहमत हुई, तो सिर्फ संगीत के लिए। मैं समझता हूं। एक हल्की खामोशी। क्या आपने कभी सोचा था कि आप मुझसे फिर मिलेंगे? आन्या ने पूछा। रोहन शर्मा हल्के से मुस्कुराए। नहीं। तो आपको कैसा लगा? उन्होंने उसे देखा। जैसे मुझे एक ऐसा मौका मिला है जिसके मैं लायक नहीं हूं। आन्या ने कुछ नहीं कहा। मैं कोई वादा नहीं करती, उसने कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगी। रोहन शर्मा ने सिर हिलाया। इतना ही काफी है। जब आन्या उठकर जाने लगी तो उन्होंने उसे नहीं रोका, बस कहा, तुम बहुत अच्छा गाती हो। आन्या मुड़ी। धन्यवाद। शाम को आन्या घर लौटी। उसकी मां मेज पर बैठी थी। मिलाई? जी। कैसा लगा? आन्या बैठी। मुझे नफरत नहीं है। लेकिन मैं अभी तैयार भी नहीं हूं। उसकी मां ने सिर हिलाया। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनसे सीखूंगी। उसकी मां ने उसे देखा। क्यों? क्योंकि मैं और अच्छा गाना चाहती हूं। एक साधारण लेकिन स्पष्ट जवाब। उसकी मां मुस्कुराई। तो फिर जाओ। उस रात आन्या आईने के सामने खड़ी थी। 10 लाख वाला कागज अब नहीं था, उसे हटा दिया गया था। उसकी जगह एक नया कागज था, जिस पर परिचित लिखावट में लिखा था, फिर से शुरुआत। बाहर शहर वही था। गाड़ियां चल रही थीं, बत्तियां जल रही थीं, लोग आ जा रहे थे। लेकिन आन्या के लिए सब कुछ अलग था। अब किसी संख्या के पीछे भागना नहीं, बल्कि एक यात्रा थी। और वो जानती थी कि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है,
बल्कि अभी शुरू हुई है। ये कहानी सुनने के लिए अपना समय देने के लिए धन्यवाद। हमें बताएं कि आप ये कहानी भारत से सुन रहे हैं या कहीं और से, और नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। आपका हर लाइक, शेयर और सुझाव हमें भविष्य के वीडियो अपलोड करने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा देता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइए कि आप हमें दुनिया के किस कोने से देख या सुन रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी या कोई यादगार अनुभव है जिसे आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने में संकोच न करें। हमें आपकी कहानियां पढ़ना अच्छा लगेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार जहां भी रहे हमेशा सुरक्षित, स्वस्थ और खुश रहे। आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहे।